ये बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रहा है आपके लिए। मैं थोड़े टाइम के लिए मैं चाह रहा था, मैं घर रेस्टोरेंट हूँ अभी, मैं चाहे पैसों या चाह रहा था 3 दिन बहुत टाइम से ठीक के सोया था, 3-4 दिन झिक के सोना। समझ जाते होंगे कितने टाइम सोना, मैं दिन में सोते ही सोता रहता। तो इसलिए अब आपको भी आराम मिल गया होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ अब लगातार अब पढ़ाई स्टार्ट करें। हमारा उद्देश्य है थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम टॉपिक्स को कवर करते रहें। मैं यूनिट को सिंपल सी बात है तरीके से मैं जो है सिंपल सी बात है सब्जेक्ट बाय यूनिट के अलावा मैं फोकस करूँगा सिंपल सी बात है टॉपिक बाय यूनिट। यानी कि जैसे अब मैं इवेंटोलॉजी के बारे में बातचीत करूँगा, तो इसका मतलब ये कि मैं सारे एक्सपर्ट उसके कवर करने का प्रयास करूँगा। मेन रूप से हमारी बातचीत रही तरीके से इसमें फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट के रूप में, पैथोलॉजिकल रूप में, और कुछ हद तक फार्माकोलॉजिकल रूप में यदि हो सके तो फार्माकोलॉजी भी हम करने का स्टार्ट करेंगे। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी हम 100% तो कवर करेंगे वो तो चीज़ तो हमारी रहेगी सिंपल सी बात है। फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को इंटीग्रेशन करने के लिए बनाया गया था मैंने इसको, क्योंकि ये इसी यूनिट में ऐसे वाली बात है। पैथोलॉजी कुछ जगह ऐसे होगा यहाँ पे पैथोलॉजी पे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, और कुछ जगह ऐसा होगा जैसे फिजियोलॉजी में कुछ खास मिलेगा नहीं। जैसे सिंपल सी बात है, जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिटोलॉजी का, उसमें आपको फिजियोलॉजी में ऐसा कुछ खास देखने को मिलेगा ये जी। तो सिंपल सी बात है हमारी एक जैसे 2 या 3 यूनिट तो मैं करूँगा चाहे, तो अब ताकि मैं चाहता हूँ आपको इंटीग्रेशन में चीज़ें याद रहे। कोई सिंपल सी बात है, कुछ आधी चीज़ यहाँ पढ़े आधी चीज़ वहाँ पढ़े, फिर लास्ट में घसरम पट्टी तो जाती है, तो कुछ खास मतलब नहीं है। एक्सप्लेन करने के नाम पे आपको पूरी एमबीबीएस कवर करनी है, तो सिंपल सी बात है हम ढंग से ही एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें आपको। तो इसलिए हमारे स्टार्टिंग में जो रहेगी वितरित हेमेटोलॉजी के बारे में स्टार्ट रहेगी, मैं सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करूँगा। हेमेटोलॉजी मतलब आरबीसी के बारे में बातचीत करी जाएगी, मेन रूप से डब्ल्यूबीसी और उससे रिलेटेड और प्लेटलेट या क्लॉटिंग वगैरह जो भी चीज़ रहती है उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी बात करेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में से प्लेटलेट्स के लिए आता है, मेन रूप से प्लेटलेट्स का। आगे आरबीसी वगैरह के लिए तो आता नहीं उतना। मेन चीज़ उसमें ये चीज़ हमारा मेन पोर्शन चलेगा, इसलिए पैथोलॉजी का तब मेन रूप से चैप्टर चलेगा, क्योंकि मेन रूप से ये चीज़ चैप्टर है तो पैथोलॉजी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आने काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें चैप्टर में से। तो इसलिए उसके हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खासकर मैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन में बताता चलूँगा कैसे कैसे आपको छोटे छोटे मैं एक तरीके से डिस्क्राइब करूँगा कि क्या क्या आपको पॉइंट याद रखें, जिसको आप बड़ा करके धीरे से। तो डिफरेंस का जब भी आपके पास आंसर आएगा क्वेश्चन में, डिफरेंस वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पैथोलॉजी वालों के लिए, तो उसको आपको याद रख के आप लिख के आ सकते हैं। कम से कम 5 नंबर के हिसाब से आप लिख के आ सकते हैं 2 पढ़ने का। इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। मेन रूप से उसके साथ मैं बता दूँगा। मेन रूप से वो थोड़ा सा एक तरीके से ये चीज़ एक तरीके काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि आपका ये काफ़ी हद तक ये ईजी चैप्टर है। पीजी वगैरह के एक्सपर्ट से बात करी चले, मेन रूप से इसको मैं चाहता हूँ थोड़े ट्रस्टेड सोर्स से पढ़ें। जैसे आप मान लीजिए कुछ हर्षित मोहन से पढ़ रहे होंगे, तो ये वाला चैप्टर मैं चाहता हूँ कम से कम आप रॉबिन से पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो फर्स्ट पेपर में यही चैप्टर है थोड़ा सा जो उसमें से वो क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लेक्स कर सकता है, तो इसलिए इस चैप्टर को कम से कम आप रॉबिन से पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। अब बातचीत करते हैं सारे मेन रूप से ये इंट्रोडक्शन और न्यूमेटोलॉजी वाली क्लास हो रही है। तो इंट्रोडक्शन में मेन रूप से मैं बात करूँगा आरबीसीज के बारे में, आरबीसीज में इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। तो इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बातचीत करें तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इरिथ्रोपोइसिस होता है, कौन कौन सी जो उम्र है उसमें कौन कौन सा ऑर्गन हमारा इरिथ्रोपोइसिस करता है। जैसा बोन मैरो सब जानते हैं, सिंपल सी बात है। बोन मैरो के अलावा कौन कौन से ऑर्गन है वो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे इरिथ्रोपोइसिस में। तो सबसे पहला स्टेज जब वो हमारा इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है, इस तरीके से 3rd वीक से लेके स्टार्ट हो जाता है, 3rd वीक के आसपास। तो 3rd वीक से लेकर 8th वीक या 10th वीक के आसपास रहता है, 3rd वीक से लेकर 8th वीक के आसपास। तो वो उसमें जो इरिथ्रोपोइसिस का जो मेन जो काम रहता है एक तरीके से वो करता है हमारा तेरे योग से। 3rd वीक से लेकर 10th वीक के आसपास रहता है सर, तो वो हमारे योग से करता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के बारे में बातचीत ना करें तो बढ़िया, कुछ थीटा या कुछ अलग इसी श्रृंखला आ जाती है, उसके बारे में तो छोड़ ही दी। उसके अलावा जो मेन फीटस में हमारे मेन 2 ऑर्गन रहते हैं, वो रहता है हमारा स्प्लीन रहता है और एक रहता है हमारा लिवर। स्प्लीन और लिवर की बात करें जाए, लिवर की बात करें जाए तो 6th वीक के आसपास से उसका जो प्रोडक्शन होता है वो इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है, और वो हमारे एक तरीके से टिल बर्थ तक रहता है। तो 6th वीक से लेकर 10th वीक के आसपास तक हमारा लिवर का प्रोडक्शन एक तरीके से काम करता है। तो कि सिंपल से स्प्लीन के बारे में 6 वीक से लेकर हमारा बर्थ तक, और स्प्लीन के बारे में बातचीत करके चले तो उसका स्टार्ट होता है 10th वीक के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, और 20th वीक तक प्रोडक्शन करने का काम करता है हमारा स्प्लीन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप याद रख सकते हैं, आप आंकड़े एक जगह लिख भी सकते हैं इसके। सिंपल सी बात है कि इसमें जैसे योग से कब तक प्रोडक्शन करता है, 3rd वीक से लेकर आप 10th वीक या 8th वीक हो सकता है कुछ किताब में लिखा हो, तो उस तक हमारे योग से प्रोडक्शन करता है। इसके बाद लिवर मेन रहता है हमारा प्रोडक्शन करने में, कब से लेकर हमारा वो 6th वीक से स्टार्ट हो जाता है,
और कब तक रहता है, टिल बर्थ तक रहता है। और उसके अलावा जो हमारा स्प्लीन होता है, उस स्प्लीन के बारे में बात करें तो वो स्टार्टिंग करता है हमारा प्रोडक्शन 10th वीक के आसपास से, और कब तक रहता है 28th वीक के आसपास तक हमारा जो स्प्लीन है उसका प्रोडक्शन रहता है। ठीक है, सिंपल सी बात करके चलें, जो हमारा बोन मैरो होती है, जैसे मेन बात तो उसकी हुई, बोन मैरो होती है वो तरीके से 18 वीक के आसपास ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो अपना जो फॉर्म में दिखाने का काम जो होता है इस तरीके से वो करती है, इस तरीके से हमारा बर्थ के आसपास, बर्थ के बाद मेन योगदान रहता है। उस समय जैसे मान के चले हमारा बाकी जैसे 28 वीक के आसपास जैसे स्प्लीन भी बंद हो जाता है, तो उसमें में मेन रोल है इस तरीके से हमारा लिवर का ही रहता है। इस तरीके से ये मतलब जैसे शुरुआत में जो बच्चा पैदा होगा उसमें जो इतनी आरबीसी मिलेंगी वो मिलेंगे, इस तरीके से न्यूनेटल आरबीसी मिलती है। इस तरीके से वो किसके द्वारा बनी हुई मिलती है, लिवर के द्वारा मिली हुई होती है। लिवर या स्प्लीन दोनों हो सकते हैं, बोन मैरो नहीं होगा। बोन मैरो उस समय सिंपल प्रोडक्शन स्टार्ट कर ही रहा है, वो उस समय प्रोडक्शन उसने लेवल बढ़ाया नहीं। मेन जो डोमिनेट कर रहा है वो एक तरीके से लिवर और स्प्लीन डोमिनेट कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन जो हमारा फीटस में होता है। तो ये चीज़ आप समझिए कि फीटस में कौन डोमिनेट कर रहा है, हमारा प्रोडक्शन इस तरीके से आरबीसी का। तो इस तरीके से स्प्लीन और लिवर है, इस तरीके से वीक्स में या महीने में भी कुछ जगह लगा होगा, उसको आपको जो है वो याद रखें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। उसके अलावा मैं बात करके चलूँ जो हमारे प्रोडक्शन के बारे में बातचीत हो गई, जैसे उसमें भी अब सिंपल सी आता है उसके बाद का प्रोडक्शन होगा बर्थ के बाद की। तो बर्थ के बाद में जानने का जो टिल 20 ईयर्स ऑफ एज है, वहाँ पे जो लॉन्ग बोन है टीबिया बोन हुई, वहाँ पे क्या कहते हैं लॉन्ग बोन में बोन मैरो प्रोडक्शन, बोन मैरो रहती है, और वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन रहता है। जबकि वो बाद में क्या होता है वो रेड बोन वाला वाइट बोन मैरो में बदल जाती है, यानी कि उसमें एक तरीके से फैट का डिपोजिशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन कुछ खास होता नहीं है। मेन उसके बाद जो हमारी फ्लैट बोन हुई वो इस तरीके से डोमिनेट करते हैं, इस तरीके हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन उस समय भी करती है। ऐसी बात है कि उस समय फ्लैट बोन करती नहीं है, आरबीसी की लॉन्ग बोन भी एक तरीके से एक्टिव रहती है। बाकी के 20 साल के बाद हमारी जो फ्लैट बोन है इस तरीके से वही एक्टिव रहती हैं, जो लॉन्ग बोन है उनका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है उसमें आपको पता ही कैल्सिफिकेशन हो जाएगा इस तरीके से, ऑसिफिकेशन सेंटर बंद हो जाते हैं, इसलिए उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है वो उसके द्वारा बंद कर दिया जाता है। मेन स्टेजेस की बात करके चलें तो कौन कौन सी स्टेज चलती है हमारे इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन में। इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन में जो हमारी सबसे पहले सेल आती है वो आती है हमारी प्रोलीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, थोड़ा सा लंबा नाम है याद रख सकते हैं। प्रोलीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम, प्रोलीपोटेंट मतलब कि पूरा एक तरह से पावर है उसके पास, सारे ब्लड सेल है, मतलब खाली बात ऐसी बात नहीं आरबीसी की बातचीत हो रही है इसमें, तो मैं यार आरबीसी की बातचीत करूँगा। बाकी के सिंपल WBC हुई, हमारे प्लेटलेट्स हुई, वो सारे के सारे प्रोडक्शन को डोमिनेट कौन सी करती है, यही सेल डोमिनेट करते हैं हमारे प्रोलीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो प्रोलीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं उसके दो भाग हो जाते हैं, तरीके दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक तो होता है हमारा एक तरीके से माइलॉइड सीरीज, और दूसरा होता है हमारा लिम्फोइड सीरीज। समझिए, माइलॉइड सीरीज में डिवाइड हो जाती है और लिम्फोइड सीरीज में डिवाइड हो जाती है। लिम्फोइड सीरीज जो होती है आपसे समझ आइए लिम्फोसाइट का बनाने का काम करेगी, तो इसलिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल को बनाने का काम कौन करते हैं, हमारी लिम्फोइड सीरीज। क्योंकि उसके क्या है जो हमारा माइलॉइड सीरीज होता है उसके अपने अपने हिसाब से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन जाते हैं। जैसे इरेथ्रोसाइट बनाने का काम जो काम करता है वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट करती है। जो ग्रेनुलोसाइट बनाने का काम जो करता है वो इरेथ्रो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट होती है, जिसमें हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और ब्रेसोफिल आते हैं। ठीक है, ये मोनोसाइट बनाने का काम करते हैं वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट रहती है। ये चीज़ आप समझिए, मोनोसाइट मेगाकैरियोसाइट, तो इस तरीके से ये चीज़ इस तरीके से बनाने का काम करती है। मेन चीज़ मैं बातचीत करूँगा इस तरह से लेक्चर में आरबीसी प्रोडक्शन की। तो आरबीसी प्रोडक्शन के बारे में बातचीत करके चलूँ तो सबसे पहले जो चीज़ आती है आरबीसी प्रोडक्शन में वो आती है इतनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट में जो सबसे पहली सेल बनती है वो बनती है हमारे प्रो इरेथ्रोसाइट। प्रो इरेथ्रोसाइट में बात करी जाए सबसे बड़ी चीज़ आपको पहचाननी है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हीमोग्लोबिन मिल जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले चीज़ जब हीमोग्लोबिन कब बनना स्टार्ट हो जाता है ये पूछा तो आपको याद ना प्रो इरेथ्रोसाइट वाली स्टेट में हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। दिखना कहाँ स्टार्ट होगा जब इसमें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉर्मल केस में तो यूज करते नहीं, मेन रूप से तो हम कहाँ यूज करते हैं, मेन रूप से वो बहुत बड़ी बड़ी एकदम वायरस वगैरह पहचानना होता है यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वैसे तो यूज होता नहीं है। मेन होता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप का, उसके बारे में बातचीत हुआ। जैसे प्रो इरेथ्रोसाइट से मानते हैं हमारे बेसोफिलिक इरेथ्रोसाइट, फिर बेसोफिलिक इरेथ्रोसाइट से बनते हैं हमारे पॉलीक्रोमेटिक इरेथ्रोसाइट।
क्रोमेटिक से ध्यान रख सकते हैं। क्रोमेटिक का मतलब इसमें जाते हीमोग्लोबिन यहाँ पे स्टेज में हमारा लाइट माइक्रोस्कोप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो आती है लेट इरिथ्रोसाइट या फिर कहते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट। जो तीन हमारे स्टेज में बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट, पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट और ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट, ये तीनों के तीनों से इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में काउंट होती है इस तरीके से। और उसके बाद आती है हमारी तरीके से रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में सबसे पहले एक बड़ी चीज़ आपको पहचानने की कि एक मात्रा से प्रिकर्सर सेल है जो नॉर्मल केस में आपको मिल सकती है। बाकी की चीज़ केसेस में मिल सकती है, लेकिन वो एक तरीके पैथोलॉजिकल केस होगा। इस तरीके प्रिकर्सर सेल मिल रही है ब्लड में, ये वाला केस सेल ऐसी जो सिंपल सी बात है हमारे नॉर्मल जो इतनी फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी मिल सकती है। हालांकि इनकी क्वांटिटी होना डिस्टर्बेंस को बताते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। हिमोलाइटिक एनीमिया होता है उसमें रेटिकुलोसाइट जो काउंट होता है इस तरीके से बढ़ जाते हैं। उसके बारे में मैं जैसे क्या प्रॉपर चर्चा कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा उसके बारे में हिमोलाइटिक एनीमिया में चर्चा करूँगा। मेन उससे बात है ना इसमें बढ़ जाता है। और उसके अलावा इसकी खास बात रहती है कि इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो नहीं रहता है। बाकी के स्टेजों में हमें न्यूक्लियस मिलता है, इस स्टेज में हमको न्यूक्लियस है वो नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि इस स्टेज में हमको न्यूक्लियस है वो नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो इससे बनती है हमारी, इसके बाद आरबीसी बनती है। वो सिंपल सी बात है, कुछ खास जानने को नहीं है आरबीसी के बारे में, कुछ जानते ही है ज़्यादातर चीज़ें। मेन चीज़ आपको याद रखने है इसमें यहाँ रखते हैं वो पूछता है तरीके से इरिथ्रोपोइटिन के बारे में। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है इस तरीके से, वो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है इस तरीके से वो हिमोसाइड हीमोग्लोबिन आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। आरबीसी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाता है, तो वो हाइपोक्सिया जो भी होता है तो वो क्या करता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर रिलीज करवाता है हमारा हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया इरिथ्रोपोइटिन को बाइंड करके इरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर से बाइंड करके इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाता है। यानी कि तरह से जो मेन फैक्टर रहता है वो हाइपोक्सिया रहता है। और हाइपोक्सिया का मतलब है वो किसी भी कारण से हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिलने होने का तो ये मतलब क्या ऑक्सीजन नहीं मिली हाइपोक्सिया का। लेकिन हाइपोक्सिया की ये नहीं है कि खाली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिली, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। एनीमिया हुआ या हमारा हीमोग्लोबिन कम हुआ, जैसे वो एनीमिया भी काउंट हो गया इस तरीके से। हाइपोक्सिया में हाइपोक्सिया हुआ, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया या सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया हुआ, इस तरीके से मैं बताया थी। तो सिंपल सी बात है। तो उसके बारे में जो बातचीत करें तो वो किसमें इस तरीके से काउंट होता है हमारे इस तरीके से। जो हमारा हाइपोक्सिया वाले जो भी कंडीशन हो सकती है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ऐसी बात नहीं कि सिंपल सी बात है जो हमारा कि एक यारी बस वही वाला एनीमिया वाला हाइपोक्सिया ही होगा। बाकी कोई भी तरीके का हाइपोक्सिया होगा वो हमारे एरिथ्रोसाइट के जो एरिथ्रोपोइटिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा और वो किस चीज़ को लीड करेगा इस तरीके से हमारे सिंपल सी बात है एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को लीड करेगा। जिसके कारण क्या होगा हमारी एरिथ्रोसाइट काउंट है वो बढ़ सके। और कुछ कंडीशन हो सकती है इसमें पॉलीसाइथेमिया डेवलप हो जाए, क्योंकि हाइपोक्सिया मान के चले एनीमिया के अलावा किसी और कारण से आरबीसी काउंट कम नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादा बढ़ रही है यूनिवर्सिटी की, तो पॉलीसाइथेमिया हो सकता है उसको। तो इस तरह से ये चीज़ बातचीत हो गई इस तरह से एरिथ्रोसाइट्स के एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। उसके अलावा बातचीत करेंगे हम हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन में मेन आपको पता होना चाहिए इस तरीके से मेन रिवीजन बात करना है तो फीटल हीमोग्लोबिन और सिंपल नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया वगैरह के बारे में उसी में चर्चा की जाए। सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी होता है। मेन चीज़ आता है फीटल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या रहता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन दोनों अल्फा चेन तो सेम रहती है, लेकिन क्या है कि उसमें जो फीटल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन की जगह हमारा गामा चेन होती है फीटल हीमोग्लोबिन में। जैसे नॉर्मल तो पता ही होगा अल्फा टू बीटा टू रहती है चेन, उसमें प्रत्येक चेन से इतनी एक एनी आयरन बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है, उससे क्या जुड़ा रहता है हमारे तरीके ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। तो इस तरीके तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, इस तरीके से नॉर्मल हीमोग्लोबिन हुआ अडल्ट हीमोग्लोबिन हुआ। लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या है इस तरीके से हमारा अल्फा टू के साथ साथ क्या है गामा टू चेन रहती है। सिंपल सी बात है भाई। एडल्ट हीमोग्लोबिन में एक तरीके से दूसरा हीमोग्लोबिन आता है जिसमें अल्फा टू के साथ थीटा टू भी होता है। चूँकि क्वांटिटी हमारे बहुत ही कम रहती है, ये हमें तब बड़ा मिल सकता है जब बीटा जो चेन होती है उसके बनने में डिफेक्ट हो, जैसे बीटा थैलेसीमिया होता है उसमें बीटा चेन है वो इस तरह से नहीं बनती, तो उस समय ये बढ़ा हुआ मिल सकता है आपको। तो ये फाइंडिंग के रूप में इसका बढ़ना थोड़ा पैथोलॉजिकल आता है, नॉर्मल केस में बहुत ही कम मिलता है। रेटिकुलोसाइट हुआ वो मैंने तरीके से वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन को भी बताता है, ये खाली पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी बताता है हमारा इस तरीके से। इसका अल्फा टू गामा टू का मिल जाना इस तरीके थीटा टू का मिल जाना कोई ऐसा बात नहीं कि सीधे थोड़ा बहुत मिल भी गया तो कि सिर्फ वो बात होगी कोई पैथोलॉजी डेवलप होगी। क्वांटिटी इसकी बहुत ही कम रहती है, मिल सकता है आपको। सिंपल सी बात है, ऐसी बात है कि नहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसका क्वांटिटी बढ़ाना इस तरह पैथोलॉजी की ओर संकेत कर देगी। तो ये तरीके से बात होगी किसकी हमारे सिंपल सी बात है जो
हमारा हीमोग्लोबिन होगा उसके बारे में बातचीत होगी। कुछ आयरन एब्जॉर्प्शन के बारे में मेंशन कर सकता है, उसके बारे में बताऊँ तो मैं DM2 DM1 रिसेप्टर कुछ होता है। मतलब जैसे मैं जब आयरन का एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, जब मैं सिंपल सी बात 2-3 जगह आ जाते हैं, जब आयरन के बारे में तब चर्चा करेंगे जब वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उसके अलावा जब हम सिंपल सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे तब भी चर्चा करेंगे इसके। तो उसमें DM1 टाइप का रिसेप्टर होता है, जिसमें क्या करता है हमारा जो हमारा Fe+3 आयन जो होता है इस तरीके से Fe+2 में चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात है। Fe+2 आयन जो होता है इस तरीके से वो बाइंड करता है किसको, सिंपल सी बात है हमारे ट्रांसफेरिन को, ये चीज़ फेरेटिन को, जिसे हम ट्रांसफेरिन बोल के फेरेटिन को बाइंड करता है, और प्लाज्मा फेरेटिन वो उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल के बाहर। प्लाज्मा सेल के अंदर जो होता है वो Fe+2 रहता है, क्योंकि जो बाहर रहता है वो हमारे Fe+3 रहता है ज़्यादातर। ये चीज़ ध्यान रखें। तो Fe+3 होता है जो निकलने के बाद वो सिंपल सी बात है हमारे जैसे अभी तो निकलेगा तो Fe+2 के रूप में निकलेगा, तो Fe+2 फिर दोबारा चार्ज हो जाता है हमारा किस रूप में, Fe+3 के रूप में। वो ज़्यादातर हीमोसिडेरिन के हेपेटाइटिन से कुछ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे वहाँ में। तो वो Fe+3 होता है, वो किससे बाइंड कर लेता है इस तरीके से हमारा ट्रांसफेरिन से, वो एपोट्रांसफोपेरेटिन से, या ट्रांसफोपेरेटिन होता है कुछ, उसे बल्कि ट्रांसफेरिन बना लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो कि हमारे तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तरीके से, और बाइंड करके कहाँ पे जाता है, यहाँ पे बोन मैरो है, और जहाँ आयरन की इतनी जरूरत है सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके से उसके अलावा ध्यान रखें एक्सेस आयरन और काउ मान चले, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कर दिया लेकिन वो एक्सेस में है, तो वो क्या कहता है एफसीडिन भी रिलीज करता है, जो कि उसको ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। तो इसलिए क्या है कि जो आयरन है वो खुद अपना ट्रांसपोर्टेशन इनहिबिट कर देता है यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हो, ये चीज़ है। कुछ फैक्टर होते हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन में, जो भी हमारे एसिड होते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हुआ या विटामिन सी वगैरह खाना हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, वो हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह हुआ, उसके अलावा जो चाय वगैरह हुई, वो क्या करते हैं तरीके से हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन को घटाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने बातचीत करी थी इरिथ्रोसाइट और हीमोग्लोबिन के बारे में। चाहता था आपको मेनू से जानकारी मिल जाए, ताकि आपको कहा जब भी मैं एनीमिया वगैरह के बारे में डिस्कस करूँ, बाकी जैसे जो भी कॉन्सेप्ट है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजिकली बचे हैं, लेकिन उसके बारे में हम डिजीज में चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जब मैं एनीमिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ जा करूँगा, 2 या 3 दिन तो एनीमिया चलेगा, 1 या 2 दिन चले, तो वो उसके बारे में आपको चीज़ें होती हैं वो क्लियर रहेगी, हीमोग्लोबिन क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो भी हो तो उसके बारे में आपको चीज़ें क्लियर रहे, ये मेरा एक उद्देश्य था। आगे पैथोलॉजी वालों के लिए तो लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके बारे में तो आगे से चर्चा करेंगे। तो उसके अलावा मैं जो चर्चा होगी वो हमारी एक तरीके से ब्लड ग्रुपिंग की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग में ये चीज़ है, ए बी मेजर ब्लड ग्रुप आते हैं, ABC और क्या कहते हैं O आता है, जिसमें A एंटीजन, B एंटीजन, AB एंटीजन और कोई एंटीजन तो होता है। उसके अलावा तो मेजर ब्लड ग्रुप है। उसके अलावा हमारे माइनर ब्लड ग्रुप आते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप आता है, जिसमें NTH एंटीबॉडी मिल जाती है। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो NTH एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, प्रेजेंट नहीं है तो NTH एंटीबॉडी है वो मिल जाएगी। ये चीज़ है ना, NTH से ध्यान से बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये माइनर वाला होता है, इसका कोई संबंध नहीं होता है, RH पॉजिटिव वगैरह से बिल्कुल अलग रहता है, मेनू से अपने सेपरेट मिलता है एक तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा कौन कौन सा होगा, तो मेजर ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप हो गया, RH हो गया, और उसके अलावा बातचीत होगी हमारे बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। भाई कुछ कंडीशन पूछ सकता है, इरिथ्रोब्लास्टिक फेटालिस पूछता ज़्यादातर, जिसमें एक RH नेगेटिव मदर को यदि RH पॉजिटिव बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें क्या होगा, तो सिंपल सी ज़्यादा RH NTD एंटीबॉडी मिलेगी, NTRH एंटीबॉडी। तो NTRH एंटीबॉडी जानना IgG एंटीबॉडी रहती है। तो वो उसका क्या करता है, फर्स्ट जब भी बच्चा पैदा हो रहा है तो इस तरीके संपर्क में आता है ब्लड हमारे फीटस का ब्रदर के संग, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है उसके खिलाफ, जिसके कारण जब भी वो दूसरी बार कंसीव करती है तो उसको क्या इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसका RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसको सीवियर कंडीशन होती है, सीवियर जॉन्डिस होता है डेवलप हो जाए, या फिर उसके अलावा और जो हीमोलाइटिक एनीमिया जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कर्ली टेरस वगैरह वो डेवलप हो सकती है, इसलिए सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ याद रखें। क्या अगर ट्रीटमेंट क्या यूज़ करते हैं हम, सिंपल सी बात है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही होती है तो हम उसको अपनी तरफ से NT-IgG एंटीबॉडी या NTRH एंटीबॉडी है वो दे देते हैं, जिसके कारण क्योंकि जो मदर है वो खुद मदर की सेल होती है वो खुद अपनी तरफ से जो NTRH एंटीबॉडी है उसको निर्माण करने का काम नहीं करती है।
ये चीज़ है जिसके कारण को सेपरेशन होता है और हमारा दूसरा बच्चा पैदा से यूज हो जाता है। पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई, जो दिक्कत आई वो हमारे दूसरे बच्चे में आएगी। तो ये बहुत टाइम बाद मैं लेक्चर निकाल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मेरा एक तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का मन होगा आगे से लेक्चर निकालने। बड़ी मुश्किल से लेक्चर बनाया, मुझे काफ़ी दिक्कत आई इससे लेक्चर बनाने में, क्योंकि मेरे मोमेंटम टूट जाता है तो लेक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए अब भी से अपना मैंने भी मोमेंटम टूट गया था, मुझे कितनी दिक्कत आई थी सिंपल सी बात है, लेकिन मेरे काज तो नॉर्मल चीज़ है। तो इसलिए आप भी अपना मोमेंटम है वो बनाए रखें पढ़ाई को लेके या कुछ भी आप जो काम कर रहे हैं उसको रिलेटेड।